हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम बात करने वाले हैं एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड की। मैंने लास्ट वीडियो में इस कंपनी के फंडामेंटल्स डिस्कस किए थे, अपॉर्चुनिटीज़ डिस्कस की थी, रिस्क डिस्कस किए थे और ये डिस्कस किया था कि इस स्टॉक में हर कॉल में हमें क्या ट्रैक करना है, क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं स्टॉक के। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैल्यूएशंस की। कंपनी के वैल्यूएशंस कैसे नज़र आ रहे हैं आज के दिन में और अगले 4 साल में 2028 तक मैं क्या उम्मीद कर रहा हूँ इस स्टॉक से। उसके बाद हम बात करेंगे कि मैंने इस स्टॉक में कब एंट्री ली थी, उसके बाद मैंने एग्जिट कर दिया इस स्टॉक से और मैंने री एंटर किया है इस स्टॉक में। मैं उसके बारे में बात बताऊँगा कि मैंने कैसे टेक्निकल्स को देखते हुए इस स्टॉक में से एग्जिट किया था और उसके बाद एंट्री की थी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं, ये कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप इस वीडियो को सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ से देखिए। आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने कैसे डिसाइड किया इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का, मैं किस पॉइंट पे इस स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ, किस स्टॉक में मैं एग्जिट करता हूँ, टेक्निकली मैं स्टॉक को कैसे देखता हूँ, फंडामेंटली मैं स्टॉक को कैसे देखता हूँ। ये बात समझने की है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले तो बात करते हैं टेक्निकल्स की। ये स्टॉक मैंने लगभग जनवरी में पढ़ना शुरू किया था और फरवरी में मैंने इसमें लगभग 500 के रेट के आसपास अपनी 30% 35% के आसपास पोजीशन बना ली थी। मेरी पोजीशन बनाने के बाद ये स्टॉक लगातार नीचे ट्रेड करता चला गया। मैं स्टॉक को लेकर बहुत कंफर्टेबल था, लेकिन मई और जून में इस स्टॉक ने अपनी 30 वीक EMA से नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया। अब देखिए, एज अ फंडामेंटल एनालिस्ट मुझे ऐसा लगता था कि स्टॉक बहुत बढ़िया है, लेकिन हमें हम्बल होना पड़ता है। टेक्निकल्स अगर हमें यूँ बता रहे हैं कि स्टॉक वीक है तो स्टॉक वीक है। तो जैसे ही स्टॉक 30 वीक मूविंग एवरेज से मई और जून में नीचे ट्रेड करने लगा, मैंने स्टॉक को बेच दिया। मैं कंप्लीटली एग्जिट कर गया इस स्टॉक से और साइड लाइन पर बैठकर इस स्टॉक को ऑब्जर्व करने लगा कि टेक्निकली स्टॉक क्या कर रहा है, क्योंकि फंडामेंटली बहुत ज़्यादा चेंजेस स्टॉक में नहीं आ रही थी। ठीक है, उसके बाद इन द मंथ ऑफ जुलाई समथिंग हैपेंड इन दिस स्टॉक, वॉल्यूम स्टार्टेड कमिंग बैक और स्टॉक लगातार ट्रेड करने लग गया अपनी 30 वीक मूविंग एवरेज से ऊपर। अब मैं स्टॉक में इंटरेस्टेड हो गया दोबारा से और मैंने हल्की हल्की सी अपनी पोजीशंस बनानी शुरू कर दी। यानी जैसे ही स्टॉक 30 वीक EMA से ऊपर आया, मैं स्टॉक में फिर से एंटर करनी शुरू कर गया। उसके बाद इसे ही स्टॉक ने अपना 532 का हाई तोड़ा। मैं समझ गया था कि जो डाउनवर्ड ट्रेंड स्टॉक में देखा जा सकता था वो रिवर्स हो चुका है। ठीक है, और मैंने अपनी पोजीशंस बढ़ानी शुरू कर दी और उस पॉइंट पर मैंने लगभग 65% के आसपास अपनी इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में कर दी, जो मुझे करनी चाहिए थी। और उसके बाद मैं साइडलाइन पर बैठ गया देखने के लिए कि कहीं ये एक फैड तो नहीं है। आई मीन, विल दिस ट्रेंड सस्टेन और नॉट। उसके बाद जब स्टॉक ने ऑल टाइम हाई बनाया तो मैं अस्वस्थ हो गया था कि हाँ, मार्केट की नज़र इसके ऊपर पड़ गई है, फंडामेंटल्स दिख गए हैं कि हाँ कंपनी के स्ट्रॉन्ग है और वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा नहीं है। तो उसके बाद मुझे भरोसा हो गया था कि स्टॉक अच्छा परफॉर्म करने वाला है अगले कुछ महीने तक और स्टॉक ने लगभग 15-20% का रिटर्न उसके बाद दिया भी। तो ये मेरा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू था, जिससे आप सीख सकते हैं कि स्टॉक में कैसे एंट्री करनी है, कैसे एग्जिट करनी है। कभी भी मत डरो, लॉस लेने से मत डरो। मैंने इनिशियली स्टॉक में लॉस बुक किया था, लेकिन वो टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, टेंशन की बात जब होती है जब आदमी दोबारा अपॉर्चुनिटी आती है और उसके बाद भी वहाँ पर एंटर नहीं करता। जैसे ही मैंने दोबारा अपॉर्चुनिटी देखी, मैं दोबारा इस स्टॉक में एंटर कर गया। सवाल उठता है कि मैं स्टॉक में और एवरेजिंग कब करूँगा। पहला पॉइंट मेरा एवरेजिंग का होगा कि स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई फिर से बना दे, यानी 880 का जो लेवल है उसको ब्रेक कर दे हाई वॉल्यूम्स के साथ। जब वो 880 का लेवल ब्रेक करेगा तो वहाँ पर मैं कुछ % ऑफ स्टॉक्स और ख़रीद लूँगा। ठीक है, अगर ये स्टॉक नीचे की तरफ ट्रेड करता है अगले 2 महीने 3 महीने तक, तो मैं इंतज़ार करूंगा कि ये स्टॉक कब साइडवेज ट्रेंड करने लग जाए या फिर ये 30 वीक मूविंग एवरेज के आसपास आ जाए, वहाँ पर मैं इसकी एवरेजिंग करूंगा। अगर ये 30 वीक मूविंग एवरेज से नीचे चला जाता है तो मैं इस स्टॉक को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाऊंगा, ना इसमें एडिशन करूंगा और हो सकता है सब्ट्रैक्शन भी कर दूँ। समझ गए आप बात? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही स्टॉक 30 वीक मूविंग एवरेज से नीचे जाता है वो डाउन ट्रेंड में चला जाता है। अब स्टॉक की वैल्यूएशन की बात करते हैं। देखिए, बहुत कॉम्प्लेक्स वैल्यूएशन मॉडल मैंने नहीं बनाया है। कंपनी ने 20% की गाइडेंस दी है कि ईबिटा को, कोर ईबिटा को, रिमेंबर कोर ईबिटा क्या होता है? कोर ईबिटा होता है जो इनका कंस्ट्रक्शन और ट्रांसपोर्ट बिजनेस से आता है और प्रोसेसिंग बिजनेस से आता है और वेस्ट टू एनर्जी बिजनेस से आता है। वो मैंने ईबिटा उठाया है। कंपनी कह रही है इस कोर ईबिटा को हम 20% से ग्रो करेंगे। मैंने मान लिया। कंपनी ने पिछले 3 साल में जो भी अपनी गाइडेंस दी है वो अचीव की हैं और जैसे मेरे को इनके फंडामेंटल्स नज़र आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है ये आराम से उसको अचीव कर लेंगे।
तो मैंने इनके कोर रेवेन्यू को और कोर ईबिटा को सिर्फ 20% से ग्रो किया है, और इनके जो मार्जिन्स हैं वो 22 से 24 के बीच में रहे हैं, और कंपनी गाइड भी ये कर रही है कि हम 22 से 24 करेंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता इंच हाई करेंगे। तो मैंने 2024 में इनके रेवेन्यू 23% है, 2025 में मैंने इनके 23% रेवेन्यू माने हैं, मार्जिन्स माने हैं, और 2026, 27, 28 में मैंने इनके मार्जिन्स 24% माने हैं, जो बहुत ज़्यादा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी के जैसे जैसे रेवेन्यू मिक्स चेंज हो रहा है वो आहिस्ता 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 ऊपर चला जाएगा। 2025 पहला साल होगा जब वेस्ट टू एनर्जी प्लांट पूरे साल रन करेगा, जिसके मार्जिन 40 से 50% है। तो 50 करोड़ की जो इनकम है वो हाई मार्जिन्स पे आएगी, इसलिए 1-2% मार्जिन्स इंप्रूव होना लाजमी है। उसके बाद प्रोसेसिंग की परसेंटेज भी बढ़ने की उम्मीद है, जिससे ओवरऑल मार्जिन्स कंपनी के बढ़ेंगे। तो 24% जो मैंने मार्जिन्स लिए हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं लिए हैं, कंजर्वेटिव ही लिए हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा कि कंपनी अब तक कहाँ पर ट्रेड करती है। कंपनी को हम EV टू EBITDA पे वैल्यूएट करेंगे, PE पे वैल्यूएट हम इसको इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि कंपनी का डेट बहुत ज़्यादा है। डेट बहुत ज़्यादा है तो जो इनकी डेप्रीशिएशन है वो बहुत ज़्यादा है, इंटरेस्ट कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। इंटरेस्ट और डेप्रीशिएशन अगर EBITDA में से निकल जाता है तो रह क्या जाता है, तो कंपनी का पैट तो बढ़ ही नहीं रहा। पैट नहीं बढ़ रहा तो हमको ऐसा लगता है कंपनी कुछ कर ही नहीं रही। तो हम इसीलिए इस कंपनी को वैल्यू करेंगे EV टू EBITDA पे। EV जो एंटरप्राइज वैल्यू है वो डेट को भी कंसिडर करती है, इसलिए ये बहुत बढ़िया पैरामीटर है हमारी वैल्यूएशन देखने के लिए इस केस में, ठीक। EV टू EBITDA इस कंपनी का हिस्टोरिकली 6 से 11-12 के बीच में रहा है, जो बहुत कम है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर नहीं जाते। तो मैंने जो बुल केस बनाया है उसमें हमने EV टू EBITDA 15x का लिया है, जो हमने बेस केस बनाया है उसमें 10x का लिया है, और जो बेयर केस बनाया है उसमें हमने 5x का EV टू EBITDA लिया है, जो अगेन मुझे ऐसा लगता है क्वाइट पॉसिबल है। बुल केस क्वाइट पॉसिबल है। 15x का EBITDA तो होना ही चाहिए, क्योंकि जो इनके अमेरिकन काउंटर पार्ट्स हैं और ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट्स हैं वो 15 की EV टू EBITDA पे तो ट्रेड कर ही रहे हैं। तो इस कंपनी को भी मुझे ऐसा लगता है फ्यूचर में जाते जाते जैसे जैसे ये कंपनी अपने आप को प्रूव करेगी, 15 से 20 का EV टू EBITDA मिलना चाहिए इस कंपनी को। उसके हिसाब से मैंने इसका बुल केस बनाया है, जिसके हिसाब से लगभग अगले 4 साल में 23% का कैगर रिटर्न मिलेगा हमें। 23% का कैगर रिटर्न मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मैं जब भी किसी बिजनेस को देखता हूँ तो उम्मीद करता हूँ कि एटलीस्ट 20% का रिटर्न तो मिले ही मिले, ठीक है। अगर हम बेस केस में देखेंगे तो हमको 11% का रिटर्न मिल रहा है, जो इम्प्रेसिव नहीं है, लेकिन अगर मार्केट की नज़र इस स्टॉक पे नहीं पड़ी, री रेट नहीं किया इस स्टॉक को, तो शायद हो सकता है ये 10 की EBITDA पे ही ट्रेड करता जाए। बेशक इसकी ग्रोथ की स्पीड, रेवेन्यू की ग्रोथ की स्पीड 20 की हो, तो उस केस में हमको 11.5% के आसपास का रिटर्न उम्मीद कर सकते हैं कैगर पे, यानी ईयर ऑन ईयर हमको 11.5% हर साल रिटर्न मिलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम बेयर केस की बात करें तो बेयर केस में मैंने बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हुआ हूँ। मैंने 5x का EV टू EBITDA लिया है, और उस केस में हमको नुकसान होगा हर साल 6% का, 6% कैगर का नुकसान होगा अगर बेयर केस रहा। देखिए ये स्टॉक अगर आपने पिछली मेरी वैल्यूएशन वीडियोस देखी होंगी तो उनसे टोटली डिफरेंट है। अगर मैंने PCBL की बात की जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव ग्रोथ आ सकती थी, लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्टर्स थे जो स्टॉक के प्राइस को डिक्टेट कर रहे थे। एक्सपोर्ट क्या चल रहा है, लड़ाई कहाँ पर चल रही है, फ्रेट के कॉस्ट क्या चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा फैक्टर थे, ठीक है, PCBL में। लेकिन यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा फैक्टर है नहीं। जो कंपनी का रिस्क है ना वो ऑलरेडी है, और फ्यूचर में भी वो रिस्क रहेंगे। ऐसा तो नहीं है न्यू रिस्क ऐड हो जाएंगे। कंपनी का अगले 20 साल का 25 साल का रेवेन्यू रनवे ग्रोथ हमें दिखाई दे रहा है। तो कंपनी बड़ी कंजर्वेटिव कंपनी है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव ग्रोथ वाली कंपनी है। इंडिगो से भी डिफरेंट है। इंडिगो एक मेहमत था, या स्मॉल स्केल कंपनी की बात कर रहे हैं, तो इसकी ग्रोथ मुझे ऐसा लगता है कि हल्के बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक हो सकती है। और चांसेस ये भी हो सकते हैं कि ये स्टॉक हमारी किटी में अगले 10, 15, 20 साल तक बढ़ा रहे, है ना। लेकिन हम इतनी आगे की नहीं सोचते कभी भी। हम सिर्फ 3 साल से 4 साल का अपना टारगेट लगा के चलते हैं। अगर कंपनी हमारे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से परफॉर्म करती चली जाती है तो हम उसमें एडिशन करते चले जाते हैं। लेकिन अगर कंपनी हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम नहीं करती तो हम उस कंपनी में अपना स्टेक काटते हुए चले जाते हैं। कंपनी शायद हमें 15 से 20% का रिटर्न बना के दे दे, और 15 से 20% का अगर कोई कंपनी बना के देती है तो मैं सेटिस्फाइड होता हूँ। हाँ, उतनी एक्सप्लोसिव ग्रोथ नहीं है, लेकिन श्योरिटी भी तो है। तो अगर रिस्क बढ़ता है तो रिवार्ड भी बढ़ता है। इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आता मुझे, तो रिवार्ड भी रिलेटिवली कम है अगर हम केमिकल कंपनी लाइक PCBL की अगर बात करें तो ये इसकी वैल्यूएशन है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वैल्यूएशन नहीं है, सिंपल वैल्यूएशन है। इससे आपको समझ में आ सकता है कि ऐसी कंपनीज़ के हम वैल्यूएशन
शीट कैसे बनाते हैं। वैल्यूएशन को कभी ना हार्डकोर ट्रूथ मत समझो कि ऐसा ही होगा, ऐसे ही प्ले आउट होगा, क्योंकि धंधे में ना इतने एक्स फैक्टर हैं, इतने फैक्टर्स हैं कि पूछो मत, ठीक है। और हमें यहाँ पर भी नहीं पता कि कौन कौन से फैक्टर्स अप्लाई होंगे अगले 3 साल में, 4 साल में। ये हमारी रफ कैलकुलेशन है, और हमारी रफ कैलकुलेशन डायरेक्शन बता देती है कि किस डायरेक्शन में स्टॉक जाएगा या जा सकता है, ठीक है। अगर पूरी मार्केट गिरेगी तो स्टॉक को गिरने से कोई नहीं बचा सकता, अगर पूरी मार्केट ऊपर बढ़ेगी तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा, ये बात है। उसके बाद टेक्निकल्स पे नज़र बनाए रखिए स्टॉक के, हमेशा कहता हूँ, और ये कोई टिप नहीं है। ये वीडियो देख के डिसाइड मत कर लेना कि मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करूँगा, अपनी DIY रिसर्च करो। अल्टीमेटली आपको कन्विक्शन तभी आएगा जब आप अपनी खुद की रिसर्च करोगे। मेरी रिसर्च से आपको कन्विक्शन कभी भी नहीं आएगा, या किसी की भी रिसर्च से कन्विक्शन नहीं आएगा। बहुत मेहनत करो, बहुत पढ़ाई करो, रिसर्च करो, गारंटी देता हूँ स्टॉक इन्वेस्टिंग इतनी भी मुश्किल नहीं है, समझ में आ जाएगी। बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत अच्छी बुक्स हैं, बहुत सारे अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं जिनसे आप सीख सकते हो इन्वेस्टिंग के बारे में। लेकिन उनको ना स्टॉक एडवाइजर्स मत समझो, मेरे जैसे लोगों को स्टॉक एडवाइजर्स मत समझो, मेरे जैसे लोगों को सिर्फ एक एजुकेशन का जरिया समझो, तो आप बहुत बढ़िया रिटर्न बना सकते हो। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय।